एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी हमने पुराने वीडियोस में पढ़े हैं, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है क्या हम उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है और तुम्हें क्या कर रखा है, ई नॉट वैल्यू दे रखी है क्रोमियम की और ई नॉट वैल्यू दे रखी है आयरन की, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ई नॉट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। कभी भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होता है ना, सबसे पहले इजी करने के लिए जो भी गिवन है वो लिख लो, जो तुमसे पूछा गया है वो लिख लो और उसके बाद ये देखो कि जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ई नॉट सेल दे रखा है क्रोमियम +3 से क्रोमियम में, मतलब SRP की वैल्यू दे रखी है, कितनी है क्रोमियम की, -0.74 वोल्ट, ठीक है। और ई नॉट वैल्यू किसकी दे रखी है, Fe+2 Fe। ई नॉट वैल्यू आयरन की दे रखी है कितनी, -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, गिवन है, ठीक। तुमसे पूछा क्या है, ई नॉट सेल, ये तुमसे पूछा गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। अब तुम्हें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो तुम देखो यहाँ पे क्रोमियम की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी, 0। क्रोमियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से +3, मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तुम्हें पता है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, बताओ, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो इसका मतलब हम क्रोमियम का एनोड का रॉड बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अगर आयरन को देखो तो आयरन +2 से किस में जा रहा है, 0, ठीक। तो +2 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन, तो जिसपे रिडक्शन होता है वो कैथोड का रॉड, वो कैथोड बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैथोड होगा। इसका मतलब जो भी हम पर्टिकुलर सेल बनाएंगे उसमें हमारा एनोड होगा क्रोमियम का, कैथोड होगा आयरन का, ठीक है। ये बात हमें यहाँ से पता चल चुका है। तो अब तो बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम्हें पता है ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड कैथोड की तरह कौन बिहेव करा था, आयरन। तो ये है कैथोड और ये हमारा क्या है, एनोड, है ना। तो बस वैल्यूज लिख लो, क्या हो जाएगा, -0.44 माइनस क्या हो जाएगा 0.74, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस, बेसिक मैथमेटिक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट इज जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.30 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या दे रखा है, जो गिवन है वो देख लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ई सेल और हमें दे क्या रखा है, ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल दिया हुआ है, दैट इज ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है हमारे, 3.17 वोल्ट, ठीक है। पूछा क्या हमसे, ई सेल, तुमने कौन से 2-4 फॉर्मूले पढ़े हैं जो मैंने बताया था, उसके हिसाब से तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, जब तुम्हें ई नॉट सेल दिया होगा और ई सेल पूछा जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई नर्स्ड इक्वेशन, क्या होगा यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू, पहले जो दिया है पूछा है उसके हिसाब से फॉर्मूला वगैरह लिख लो, फिर जब जो डिमांड दिखती है तब क्वेश्चन में जाओ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखते थे हम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना। तो इस हिसाब से अब देखो क्वेश्चन में ई नॉट सेल तुम्हें गिवन है कितना, 3.17 माइनस क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन एन। एन क्या था यहाँ पे, एन मैंने बता रखा था, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
कि यहाँ पे जो भी सेल होगा, तुम सेल रिएक्शन देख के क्या समझ रहे हो कि जो भी तुम्हारा गैल्वेनिक सेल होगा उसमें दो रॉड्स हैं और दो रॉड्स में से एक कोई मैग्नीशियम का है और एक सिल्वर का है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आ रही रिएक्शन देख के। अब देखो ये जो ऊपर अपर पार्ट तो क्वेश्चन में दे रखा है, साथ में नीचे भी इस क्वेश्चन में ऐसे अलग से लिखा हुआ है द सेल कैन बी रिटन एज दिस। तो ये तुम्हें इसीलिए दिया है टू प्रोवाइड यू फर्दर इंफॉर्मेशन। अब इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि जो हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था सेल के रिप्रेजेंटेशन में कि ये एनोड का डिपार्टमेंट, एनोड डिपार्टमेंट को सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, बीच में गैल्वेनिक सेल डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है एंड उस तरफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड साइड, मतलब ये कैथोड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ इस वाले पोर्शन से ये बात पता चलती है। तो अगर तुम्हें ये बात पता चल गई इसका मतलब तुम ये भी समझ जाओगे कि अगर मैग्नीशियम एनोड पार्ट में है तो इसका मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो देखो यहाँ से तुम्हें यही सब इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि मैग्नीशियम Mg से Mg+2 में जा रहा है और Ag जो है, Ag में इसका मतलब Ag अगर कैथोड का बना है तो इसका मतलब Ag में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Ag क्या कर रहा होगा, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो तुम कैसे लिखोगे, देखो कुछ बच्चे तो बहुत आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पे n का नंबर क्या है, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ कि यहाँ पे n का नंबर कितना होगा। हमने देख लिया कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Mg से Mg+2 में जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, Ag क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Ag क्या कर रहा है, Ag+ क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में चेंज हो रहा है। लेकिन कभी भी अगर तुम्हें दिखेंगे कि जो तुमने दो रिएक्शंस लिखे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, अगर वो बैलेंस्ड नहीं होते तो तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस्ड करना पड़ता है। तो तुम क्या करोगे, ऊपर वाले में तुम्हें दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या कर दो, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन होगा +2Ag, यही तो देगा ये। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि n का नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, समझ आ रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए हम n का नंबर कितना लेके चलेंगे, 2। तो इसे हटा देते हैं, इसे समझा दिया है ना हमने। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2। लॉग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट की साइड क्या दे रखा है, किसका कंसेंट्रेशन, Mg+2 कितना दे रखा है, 0.130 अपॉन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन देख लो, रिएक्टेंट साइड में कौन है, Ag+ है, ठीक है। तो Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है, 0.0001 मोलर। और जितना भी स्टोक्योमेट्री होता है ना वो हमेशा पावर बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा होगा इक्वेशन, ठीक है। अब तुम इसे फर्दर सॉल्व करो। फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक काम करती हूँ, जरा लॉग का कैलकुलेशन इजी कैसे होगा वो बता देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल रहे। ठीक है, ये हमारा पूरा रिएक्शन है जो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से हमने वैल्यूज उठा के रखे। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो इस वाले पोर्शन को मैं जरा यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लॉग कितना है, 0.130, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, 0.0001 का पावर 2 है ना, तो मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इनटू क्या कर दो 0.0001। ये मैं बहुत बेसिक से, मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं समझा रही हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे, ठीक है। अगर मैं इन नंबर्स में डेसिमल हटाऊं
तो क्या होगा, डेसिमल हटाने से यहाँ पे नीचे की साइड क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं, यहाँ से डेसिमल हटाऊं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 आएगा। तो 10 की पावर 8 हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा, 13 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या लिख दोगे तुम, 10 की पावर -3। व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो इसका मतलब 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 10 की पावर 5। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके सिंपल से कितना आएगा, log 13 इंटू 10 की पावर 5, ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके। अब तुमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, log m इंटू log n, पढ़ा है ये तुमने, log m इंटू n होता है क्या, log m प्लस log n, है ना। तो इसका मतलब इसे कैसे लिख दोगे, log 13 प्लस log क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5, ठीक है। अब देखो log 13 की जो वैल्यू होती है, मैंने तुम लोग को समझा रखा है कैसे निकालोगे। जब तुम log 13 को सॉल्व करोगे, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस हिसाब से log 13 की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1.1139, 1.1139 प्लस क्या हो गया ये, अगर तुम इस वाले पोर्शन को देखो तो ये क्या दिख रहा है, log m टू द पावर n, तो वो क्या हो जाता है, n log m, मतलब यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा, तो हम कैसे लिख देंगे, 5 log 10। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1.1139 प्लस क्या हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू जब ये ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.1139। इसका मतलब है ये पूरा पोर्शन सॉल्व करके हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 6.1139। तो ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके तुम्हारा क्या आ रहा है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना है, 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 6.1139, ठीक है। अब तुम इसे अगर पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कुछ इतना वैल्यू आ रहा है, वैल्यू समथिंग कितनी आएगी, 0.180 वोल्ट, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 2.99 वोल्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा ई सेल का वैल्यू कितना आ रहा है, 2.99 वोल्ट, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले गिवन है वो लिखो, क्या जा रहा है वो लिखो, फिर उसके बाद क्या करो, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद जब तुम फॉर्मूला लिखोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो उसके बाद डिमांड के हिसाब से चलते चलो, जो जो पूछा है वो लिखते जाओ। तुम लोग क्लास 12th में हो यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि तुम बहुत उलझे रहोगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग को कराए जा रहे हैं, बस उस पर फोकस करो, उतने ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्लास 12th में कहीं बाहर से नहीं आ जाएगा, तुम कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो, सिर्फ क्लास 12th है जो बहुत इजी होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री तो और इजी होता है। तो अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, फिर तुम्हें बोला है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ई नॉट इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के दे रखे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पीछे जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था उसमें ई नॉट ऑफ सेल दे रखा था, यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रोड, ई नॉट वैल्यू दी है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं हमें वो देखना होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे लिखोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें पता, अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन यहाँ पे कैथोड बनेगा, कौन यहाँ पे एनोड बनेगा। तो तुम अगर देखो तो ये क्या है, ये एनोड डिपार्टमेंट है, ये एनोड है। तो एनोड मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये यहाँ पे जो यहाँ पे क्या यूज किया है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है। और क्योंकि वो उस साइड लिखा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तुम क्या करो, जब तुम्हें पता है कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, तो बस वैल्यू रखो, सॉल्व करो। तो ये क्या था, कैथोड, और ये क्या, एनोड। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड कर दो तो 0.00 माइनस 0.00
0.44 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.44 वोल्ट, ठीक। तो ये हमारा अब सेल का ई नॉट सेल आया है पूरा, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअली वैल्यू नहीं दे रखी, पूरे सेल की ई नॉट वैल्यू दे रखी है। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुम्हें ई सेल कैलकुलेट करना है। यू हैव बीन गिवन ई नॉट सेल की वैल्यू विच इज 0.44 वोल्ट। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे? तो तुम यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे नर्स्ड इक्वेशन लगेगा। चलो अब हम नर्स्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो नर्स्ड इक्वेशन जब लगाओगे तो नर्स्ड इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा बताओ, किसका कंसंट्रेशन टू द किसका कंसंट्रेशन। देखो अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है ना, तो तुम क्या करो, तुम इसका रिएक्शन मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, ताकि तुम्हें क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू भी पता चल जाएगी और तुम्हें यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट में किसका कंसंट्रेशन लिखेंगे और रिएक्टेंट में किसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या करें, ओवरऑल रिएक्शन लिखे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे Fe क्या कर रहा है, Fe +2 में जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, है ना। तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे N का नंबर कितना है, 2, ठीक। अब तुम जरा इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लो। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे बताओ, Fe प्लस 2H प्लस एक्वस क्या करेगा, गिव्स Fe प्लस 2 एक्वस प्लस क्या हो जाएगा H2 गैस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ओवरऑल रिएक्शन। तो तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन में दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड में क्या है, Fe+2 और रिएक्टिंग साइड में क्या है, H+। और हम क्या करेंगे, Fe+2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखेंगे, H+ का कंसंट्रेशन। और मैंने बताया था जो उसका स्टोक्योमेट्री है वो उसका पावर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे H+ का 2 जो है वो पावर बन जाएगा, ठीक। तो अब सॉल्व कर लो। ई नॉट वैल्यू कितनी दे रखी, 0.44 माइनस क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग क्या कर रखा है, लॉग Fe का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001 अपॉन क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01 की पावर 2। तो मैं अब इसे अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, लॉग कितना हो जाएगा 0.001 अपॉन क्या होगा 0.01 इंटू 0.01, है ना। अगर तुम इसका डेसिमल हटाते हो तो क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। और अगर इनके डेसिमल हटाते हो दोनों के तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, इसे सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 1 होगा, दैट इज लॉग 10। ये आएगा निकाल के, जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.44 माइनस ये क्या लॉग 10 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 0.059 अपॉन 2 इंटू 1। जब इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ रहा है 0.02955। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 0.44 माइनस 0.02955 ये इसकी वैल्यू निकल के आई है। और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.41 वोल्ट। मतलब इस रिएक्शन में ई सेल की वैल्यू कितनी आ रही है 0.41 वोल्ट। देखो अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। कि अच्छा मैंने तुम लोग को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं बताया था, तो यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है मैंने बताया था इट कैन बी यूज बोथ एज कैथोड एज वेल एज एनोड। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसकी तरह यूज किया, कैथोड की तरह यूज किया है। तो जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा ना तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको किधर लिखना होगा,
इसे हम RHS साइड लिखेंगे। अगर मान लो ये किसी और के साथ होता और तब ये एनोड की तरह बिहेव करता तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता और दूसरा वाला चीज क्या होता, राइट हैंड साइड पे लिखा होता। ठीक है, अब तुम्हें रिप्रेजेंटेशन में तो मैंने समझा ही दिया था ना। एक बात हमेशा याद रखो, देखो ये जो सिंगल लाइन होता है ना, ये फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जब ये सेल बना होगा तो Fe का रॉड है, ये Fe सॉलिड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और Fe+2 किस में प्रेजेंट होता है, मतलब सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, और सोल्यूशन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये जो सिंगल लाइन होता है ना, ये फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमें दो चीजें मिलती है, H+ और H2। ठीक है, H+ कहाँ होता है, H+ वो जो सोल्यूशन होता है 1 मोलर HCl का या 1 मोलर एसिड जो भी लोगे उसी में तो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तुम जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हो तो वहां पे दो ही चीज तो प्रेजेंट होती है, H+ और H2। H2 जो होता है वो गैस के फॉर्म में निकलता है और H+ जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें हमेशा कैसे दिखाना है, H+ लिख दो, उसका कंसेंट्रेशन लिख दोगे, फिर एक सिंगल लाइन बनाओगे, फिर क्या करोगे, H2 लिखोगे, गैस है वो गैसियस फॉर्म में है तो उसका जो भी फॉर्म है वो ब्रैकेट लगा के लिख दो, कितने बार पे ये, मतलब फिर क्या कर दो, प्रेशर लिख दो और फिर जो प्लैटिनम का रॉड यूज किया है उसको ऐसे स्लैश उसको साइड में लिख दो। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे जो कि क्या एक्सप्लेन करता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक एप्लीकेशन को वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ इनमें से कौन है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, तुम्हें जो भी तुम्हें वैल्यूज दिए उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू लिख लो और सबसे हाईएस्ट वैल्यू लिख लो। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू तुम्हें कौन सी दिख रही है, E0 की, इसकी है ना। यहाँ पे क्या है, ये हाई SRP, इसकी SRP की वैल्यू क्या है, हाई है 1.51। ठीक है, और सबसे लोएस्ट अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट किसकी वैल्यू है, इसकी क्या है, लो SRP की वैल्यू है ना। तो ये दो वैल्यूज लिख के, सबसे पहले ये दो वैल्यूज लिखो, उसके बाद देखो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। अगर तुम देखो हाई SRP की वैल्यू और अगर हम लो SRP की वैल्यू लिखे तो देखो क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि इसमें रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, कम होती है और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसकी भी E0 वैल्यू की जिसकी भी E0 वैल्यू कम होती है ना, तो उसकी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट it has greater tendency to do oxidation rather than रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो तुम लोगों ने ये चीज सुना होगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ना वो खुद कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज तो पढ़ी होगी ना। अब अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ आ रही है तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं जिंक लिखूं, जिंक अपना क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और जिंक +2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो जिंक ने क्या किया है, खुद का ऑक्सीडेशन किया है। ठीक है, जिंक ने खुद का तो क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन किया है, खुद का ऑक्सीडेशन किया है बाय लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई दूसरा स्पीशी को तो वो क्या करेगा, रिड्यूस ही करेगा ना, बाय गिविंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि किसी दूसरे स्पीशीज को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के उसको रिड्यूस कर रहा है, इसी वजह से जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, because it reduces
other because it reduces other while getting oxidized. ठीक है, it reduces other while doing oxidation, या कह लो खुद का ऑक्सीडेशन करा के ये दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इस वजह से ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तुम कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हो, वो क्या है, किसी की अगर एसआरपी की वैल्यू कम है, अगर एसआरपी की वैल्यू कम है, कोई भी दो स्पीशीज जिसका कंपैरिजन हो रहा होगा ना, तो वहां पे जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी ना, तो लो एसआरपी मतलब नाम से रिलेट कर लो, एसआरपी कम मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी कम, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी वहां ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ना, वो स्पीशीज खुद कैसा बिहेव करता है, खुद बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये लाइन बस याद कर लो। अब तुमने ये चीजें समझ ली ना, तो तुम यहाँ से कंक्लूड करके लिख सकते हो ना, जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो, इट बिहेव्स एज क्या, बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ये खुद किसकी तरह, ये खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, लेकिन दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, इसीलिए इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से तुम ये कंक्लूड करोगे जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे पूछा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ पे इन चारों में से लो एसआरपी की वैल्यू ढूंढनी है। तो लो एसआरपी की वैल्यू किसकी दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे क्रोमियम की। तो इसका मतलब आउट ऑफ द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज दिस वन। तो हमारा आंसर है ये। ठीक है, तो अब ये थ्योरी समझने के बाद सिर्फ एक बात याद रखो, एसआरपी हाई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर एसआरपी लो तो रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने समझा दिया है। आई होप जो मैंने वीडियो बनाया है, जो चीजें मैंने, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो तुम लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।